नमस्कार बच्चों। जैसे कि अभी एक नया अपडेट आया है एनटीए की तरफ से कि जो पहले 200 क्वेश्चंस आते थे, ठीक है, उसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी अलग अलग होते थे। तो इस बार सेक्शन बी हटा दिया गया है और जैसे पहले आते थे 45 क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट में, उसी प्रकार से आएंगे, ठीक है। लेकिन आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम बॉटनी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसमें रहेंगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। जब हम अगला स्टार्ट करेंगे ना टेस्ट बॉटनी का या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसमें 45 क्वेश्चन ही रहेंगे, ओके। तो बॉटनी का क्वेश्चन देखते हैं पहला। द साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस इज, तो आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए वो कहाँ पर सिंथेसाइज होता है? न्यूक्लियोलस में होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें आपका थर्ड वाला। नेक्स्ट है ऑन अ क्रोमोसोम साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स इज, तो देखिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हो गई है क्रोमेटिड, ये है सेंट्रोमेयर, ठीक है, और ये पूरा क्या है? ये है क्रोमोसोम पूरा। और यहाँ पर ऐसे कुछ हुक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिससे स्पिंडल फाइबर्स आके ऐसे अटैच होती हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हुक लाइक स्ट्रक्चर, इनका नाम क्या है? काइनेटोकोर्स है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लार्ज एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन सेल्स विच आर एक्टिवली कैरिंग आउट। तो न्यूक्लियोलाई में राइबोसोम्स बनेंगे और राइबोसोम्स अल्टीमेटली किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में, ठीक है। तो ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होंगे तो उस पर्टिकुलर सेल में प्रोटीन सिंथेसिस भी बहुत ज़्यादा होती रहेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आएगा इसमें आपका फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है फाइंड दी करेक्ट मैच। तो इसमें 4 टाइप के ये क्रोमोसोम बता रखे हैं, ठीक है। पहला आता है मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में क्या होगा? जो सेंट्रोमेयर है वो बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि सारी जो आर्म्स हैं क्रोमोसोम के वो इक्वल होंगी, ठीक है। ये है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नेक्स्ट है कुछ इस प्रकार से, इसमें क्या है कि ये सेंट्रोमेयर यहाँ पर रहेगा और अनइक्वल आर्म्स होंगे, यानी कि थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, ठीक है, खिसक जाएगा, सेंटर में नहीं रहेगा, बस सब मेटासेंट्रिक। अब ये थोड़ा सा और नीचे सरक जाता है तो ये बना देगा एक्रोसेंट्रिक, ठीक है, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ये सेंट्रोमेयर थोड़ा सा और नीचे आ गया तो इससे बन जाएगा टीलोसेंट्रिक, यानी कि टर्मिनल पे सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला बता रखा है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और इसके सामने लिखा हुआ है सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 अनइक्वल आर्म्स ऑफ क्रोमोसोम। तो मेटासेंट्रिक में तो जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल बीच में होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें अनइक्वल आर्म्स नहीं होते हैं, इक्वल आर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, सेंट्रोमेयर क्लोज टू एट इट्स एंड। तो टीलोसेंट्रिक में टर्मिनल पे होता है, किनारे के पास नहीं होता, बिल्कुल किनारे पर ही होता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। और थर्ड बता रखा है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और इसके सामने लिखा है टर्मिनल सेंट्रोमेयर। तो एक्रोसेंट्रिक में टर्मिनल पे नहीं जाता है, ठीक है, यानी कि किनारे के पास जाता है, किनारे पे नहीं जाता, ठीक है, किनारे पे जाएगा टीलोसेंट्रिक पे। और फोर्थ बता रखा है सब मेटासेंट्रिक, दैट इज सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडिल, यानी कि फोर्थ वाला सही है, ठीक है, फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्लास्टिड इज इनकरेक्ट। गलत वाला हमको चूज करना है, ठीक है। पहला आता है प्लास्टिड्स आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स। तो जो प्लास्टिड है वो सभी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और यूग्लिनॉइड्स में प्रेजेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड विच विद द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन बीइंग मोर परमिएबल। तो जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो लेस परमिएबल होती है, ना कि मोर परमिएबल, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट होगा आपका। और थर्ड बता रखा है क्रोमोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर। क्रोमो मतलब क्या हो गया? कलर हो गया, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होगा कि फ्रूट्स और फ्लावर्स में वो कलर प्रोवाइड करे, ठीक है, जैसे ग्रीन, येलो, पिंक, रेड, जो भी आप देखते हैं कलर, वो सभी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं प्लांट्स में। और फोर्थ बता रखा है पॉइंट में, यानी ऑप्शन, द नंबर एंड शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज वेरिएबल। तो ये भी सही है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में और मीजोफिल सेल्स में अलग अलग नंबर होंगे क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। तो हमें इसमें इनकरेक्ट बताना था, आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा सेकेंड वाला, ओके। नेक्स्ट है दी एक्सोनेम ऑफ यूकैरियोटिक फ्लैजिला यूजुअली हैव। तो इसमें रहेगा 9+2 अरेंजमेंट। तो फर्स्ट वाला आपका करेक्ट है, 9+2 अरेंजमेंट। देखो फर्स्ट और फोर्थ वाले में बता रखा है, ठीक है। तो ये होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट, ना कि प्रोटोफिलामेंट्स का, ठीक है।
फर्स्ट वाला करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट्स ए एंड बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला जो पॉइंट है यानी ए, इसमें लिखा है साइटोप्लाज्म इज अ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स दैट ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। तो देखिए साइटोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल में भी होगा और यूकैरियोटिक सेल में भी होगा। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई क्योंकि इसमें बता रखा है कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में है, लेकिन ये तो गलत है ना। तो ए वाला गलत है। बी वाला देखिए इट इज़ द मेन एरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़। तो साइटोप्लाज्म में ही सारे सेलुलर जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, क्योंकि यहाँ पर साइटोप्लाज्म में ही सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और सारे जो रिएक्शन है वो एंजाइम की मदद से ही होंगे। तो ए वाला गलत है और बी वाला सही है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें करेक्ट रहेगा, दैट इज स्टेटमेंट ए इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला, ठीक है। अगला सवाल है द फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन हेल्प्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक। तो जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है उसकी मदद से कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म होते हैं। जैसे ए बता रखा है सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन, तो इसमें फ्लूइड का जो मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर है वो हेल्प करता है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन इसमें भी हेल्प करता है। और जो थर्ड बता रखा है एंडोसाइटोसिस, इसमें भी मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर काम करता है। और जो फोर्थ है एक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सिक्रीशन, उसमें भी ये जो मेम्ब्रेन का नेचर है फ्लूइड नेचर ये भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो तीनों ही सही हैं, तो आंसर आएगा आपका इसमें फोर्थ वाला। ओके, अगला सवाल है सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद द रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होंगे, गोल्जाई बॉडी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देन लाइजोसोम्स एंड देन वैक्यूल्स, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, तो ये किसका काम है, गोल्जाई बॉडी का है, ठीक है। सेकंड है इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन, तो ये भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का ही काम होता है, दैट इज लाइजोसोम्स का। और अगर इसमें स्टोरेज भी होता अगर ऑप्शन में, तो स्टोरेज किसका काम होगा, वैक्यूल का होगा, ठीक है। थर्ड है एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस, तो राइबोसोमल आरएनए किस में बनते हैं, न्यूक्लियोलाई में बनते हैं ना, और न्यूक्लियोलाई एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का तो पार्ट नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये ऑड वन, मतलब इन सभी ऑप्शन से ऑड है। और फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स, तो ये किसका काम है, एसईआर यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला बता रखा है स्टेटमेंट ए, नो ऑर्गेनेली लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। तो ये सही है ऑप्शन, क्योंकि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में ऑर्गेनेलीज का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। जो यूकैरियोट है उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोट्स में ऐसा प्रेजेंट नहीं होता। और जो राइबोसोम्स है वो उसके पास कोई मेम्ब्रेन तो है नहीं, तो वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होगा और यूकैरियोटिक में भी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और स्टेटमेंट बी में बता रखा है फिमराई आर नोन टू हेल्प इन अटैचिंग द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यू। तो बैक्टीरिया को पत्थर से चिपकने के लिए कौन मदद करेगा, फिमराई मदद करेगा ना। तो ए स्टेटमेंट भी सही है और बी स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि आपका आंसर है इसमें थर्ड वाला। ओके, नेक्स्ट है सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। तो पहला बता रखा है रुडोल्फ वर्क्यू, और इन्होंने बताया था ओमनिस सेलुला ए सेलुला, यानी कि जो नए एग्जिस्टिंग सेल्स जो होते हैं ना, नए जो सेल्स बन रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, जो पहले से जो सेल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। न्यू सेल्स अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये थ्योरी दी थी रुडोल्फ वर्क्यू ने, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन, तो इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को, तो ये वाला भी सही है ऑप्शन। नेक्स्ट है लेवेनहुक, इन्होंने फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल, इन्होंने लाइव सेल को डिस्क्राइब किया था पहली बार। और जो फोर्थ बता रखा है शवान एंड शिल्डन, और इसके सामने लिखा हुआ है मॉडिफाइड एंड गेव फाइनल शेप टू थ्योरी, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी को जो मॉडिफाई किया और उसको जो फाइनल शेप दिया वो किसने दिया था, रुडोल्फ वर्क्यू ने दिया था, ठीक है, ना कि शिल्डन एंड शिवान ने। तो आपका रहेगा इसमें करेक्ट आंसर फोर्थ वाला, क्योंकि हमें इसमें मिसमैच ही बताना था। अगला है अ स्पेशलाइज्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन रेस्पिरेशन एंड सिक्रीशन प्रोसेस इज कॉल्ड। तो ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है जिसने रेस्पिरेशन में मदद किया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, मीजोजोम्स आएगा, ठीक है। सेल डिवीजन में भी मीजोजोम्स काम करते हैं और रेस्पिरेशन में भी काम करते हैं, क्योंकि वहीं पर ही एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया, हाँ, एनिमल सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ। तो एनिमल सेल्स का हमको इसमें फीचर देखना है, ठीक है, ना कि प्लांट सेल का। तो पहला बता रखा है सेल वॉल, तो देखिए एनिमल सेल में क्या सेल वॉल होती है, नहीं होती ना, तो ये तो है प्लांट सेल का फीचर, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अपना करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सेंट्रियोल, तो एनिमल सेल को सेंट्रियोल प्लांट सेल से डिफरेंट बनाता है, तो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें सेकेंड वाला, दैट इज।
तो आपका अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो पहला है माइकोप्लाज्मा दैट इज द स्मॉलेस्ट सेल, ये करेक्ट है आपका, यही सबसे छोटा सेल होता है। नेक्स्ट है सेंट्रियोल, ये है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, तो ये सही है। थर्ड बता रखा है ग्लाइकोकैलिक्स कंपोजिशन सिमिलर इन ऑल बैक्टीरिया। तो ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन है सभी बैक्टीरियाज में अलग अलग होता है, ना कि सेम, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर विच कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया बट इज नॉट वाइटल फॉर सर्वाइवल। तो इसका आंसर आएगा प्लाज्मिड्स, और प्लाज्मिड्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं बैक्टीरिया में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें आपका सेकंड वाला। अगला है सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू SER। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेस्पेक्ट में हमको ऑड स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। तो पहला है मेजर साइट फॉर लिपिड सिंथेसिस, तो ये सही है, SER में ही होती है लिपिड सिंथेसिस। अगर किसी भी सेल में SER का जो नंबर है वो ज़्यादा है तो उस पर्टिकुलर सेल में लिपिड सिंथेसिस सबसे ज़्यादा होगी, ओके। सेकंड है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, तो ये भी सही है। थर्ड बता रखा है फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करते हैं, ठीक है, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला। नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया शो सिमिलैरिटी इन प्रेजेंस ऑफ। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पहला आता है कि दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और दोनों के पास ही 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और दोनों में ही जो DNA है वो कैसा होगा, डबल सर्कुलर DNA, ठीक है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर आएगा थर्ड वाला, दैट इज 70S राइबोसोम्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो पहला है लाइसोसोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। तो लाइसोसोम्स के पास काफ़ी सारे एंजाइम होते हैं, ठीक है, हाइड्रोलिसिस एंड ऑल। नेक्स्ट है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर अंडर एक्टिव अंडर एसिडिक pH। तो एसिडिक pH में, यानी कि pH लेस देन 7 में ही जो सारे एंजाइम्स हैं वो सभी एक्टिव होते हैं लाइसोसोम्स में, ठीक है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, तो ये सही है। और फोर्थ वाला बता रखा है लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत रह जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिखा हुआ है इसकी जगह आता गोल्जाई बॉडी, ठीक है। तो ये जो पैकेजिंग होती है गोल्जाई बॉडी में उसके दौरान बनते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज इज एनक्लोज्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन। तो पहला है न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई यानी कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो डबल मेम्ब्रेन होता है। और सेकंड बता रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। थर्ड है क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है। और जो फोर्थ है लाइसोसोम्स, इसके पास होती है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें फोर्थ वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो पहला बता रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये तो सभी सेल्स में होती है लगभग। और सेकंड है न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप किसका फीचर है, यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें सेकंड वाला। और राइबोसोम्स में होते ही हैं, मतलब राइबोसोम्स तो प्रोकैरियोटिक सेल में होते ही हैं, और जो मीजोसोम है वो तो प्रोकैरियोटिक सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है, ठीक है, उनमें ही होता है बस मीजोसोम्स, यूकैरियोटिक सेल्स में तो प्रेजेंट नहीं होते। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें सेकंड वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। जिसके पास मेम्ब्रेन ही नहीं है वो कौन सा ऑर्गेनेली है। तो पहला बता रखा है मीजोसोम्स। तो मीजोसोम्स क्या है, सेल मेम्ब्रेन का ही एक एक्सटेंशन है ना, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बता रखा है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स के पास भी होते हैं मेम्ब्रेन। थर्ड है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है। और फोर्थ है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स के पास होती है मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। नेक्स्ट है DNA इज नॉट प्रेजेंट इन। DNA किस में प्रेजेंट नहीं होता। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, इसमें तो होता है, ठीक है, DNA। और जो थर्ड बता रखा है राइबोसोम्स, उसमें नहीं होता। इनमें होंगे प्रोटीन्स और RNA, ठीक है, DNA नहीं होता। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन फॉलोइंग पेयर्स। तो देखो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और जो SER है यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किस में हेल्प करेगा, लिपिड सिंथेसिस में। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें थर्ड वाला, दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। अगला है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, रेस्पिरेशन का। तो बैक्टीरिया में तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, तो उसमें रेस्पिरेशन कौन करेगा, मीजोसोम्स करेंगे, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा इसमें आंसर। अगला है सेंट्रोमेयर इज अ पार्ट ऑफ। तो देखो यहाँ पर क्रोमोसोम बना रखा है ना,
तो सेंट्रोमेयर किसका पार्ट है? क्रोमोसोम का पार्ट है। तो फर्स्ट वाला आपका इसमें करेक्ट है आंसर। नेक्स्ट है अरेंज द डिफरेंट लेयर्स ऑफ प्लांट सेल वॉल ए बी एंड सी फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो सबसे पहले मतलब बाहर की साइड कौन रहेगा? मिडिल लैमेला होगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइमरी सेल वॉल, उसके बाद जो अंदर की साइड होगा वो रहेगी सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। हमको ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सबसे अंदर होगी और जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो बाहर की तरफ होगी, ऐसा हमको लगता है, ठीक है, लेकिन होगा नहीं ऐसा, ठीक है। पहला बता रखा है ए वाले में, दिस लेयर इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ एंड डिमिनिशेज ग्रेजुअली एज दिस सेल मैच्योर्स। तो ये किसका फीचर बता रखा है? प्राइमरी सेल वॉल का, ठीक है। और जो प्राइमरी सेल वॉल है ये बीच में आती है, ना कि फर्स्ट और लास्ट में, ठीक है। बी बता रखा है फॉर्म्ड टूवर्ड्स मेम्ब्रेन साइड ऑफ द सेल, यानी कि मेम्ब्रेन साइड यानी सेल मेम्ब्रेन की साइड में कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है? सेकेंडरी सेल वॉल। और सी बता रखा है दिस लेयर होल्ड्स और ग्लूज डिफरेंट नेबरिंग सेल टुगेदर। तो जो बाहर की लेयर है दैट इज मिडिल लैमेला, वही दूसरे सेल्स को अटैच करके रखती है, ठीक है। दो सेल्स हैं, उनको अटैच करने के लिए एक लेयर चाहिए, उसका नाम है मिडिल लैमेला। तो सबसे बाहर कौन सा रहेगा? सी वाला, ठीक है, यानी मिडिल लैमेला। उसके बाद आएगा बीच में प्राइमरी सेल वॉल यानी कि ए, उसके बाद आएगी सेकेंडरी सेल वॉल यानी कि बी। तो सीक्वेंस क्या होगा? आउटसाइड से इनसाइड की तरफ सी ए बी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सेकेंड वाला। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट ए एंड बी केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहला है द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कॉन्टिन्यूस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और उसके पास कोई बाउंड्री तो होती नहीं है, इस वजह से न्यूक्लियोलस का जो भी कंटेंट है वो न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। और बी स्टेटमेंट बता रखा है न्यूक्लियोलस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। तो वही बात है ना, अगर न्यूक्लियोलस के पास कोई बाउंड्री ही नहीं है, कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है जो इसको एनक्लोज कर रही हो, ठीक है, तो उसका जो कंटेंट है वो बाहर के जो साइड में जो भी एनवायरनमेंट है उसके यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म उसके साथ कॉन्टिन्यूस रहेगी। तो जो बी है और ए है वो दोनों ही सही है और बी ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। थर्ड वाला आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग सेल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें बता रखा है बैक्टीरिया, ऑस्ट्रिच, एग, देन माइकोप्लाज्मा एंड देन ह्यूमन आरबीसी, यानी कि सबसे बड़ा जो साइज़ है सेल का वहाँ से लेकर हमको एंड किस में करना है जिसका सबसे छोटा साइज़ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन है? ऑस्ट्रिच एग, उसके बाद आएगा ह्यूमन आरबीसी, उसके बाद बैक्टीरिया और लास्ट में आएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड विद रिस्पेक्ट टू बेसिल ऑफ सीलिया फ्लैजिला इन यूकैरियोट्स। तो सीलिया और फ्लैजिला का जो काम है वो क्या है? कंट्रोल फॉर देयर मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है इट हैज़ 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये सही है। थर्ड बता रखा है इट इज़ फाउंड बाय सेंट्रियोल, तो ये सेंट्रियोल से ही बनता है इसका बेसिल पार्ट, तो ये भी सही है। और फोर्थ बता रखा है इट कंटेन्स फ्लैजिलिन एंड ट्यूब्यूलिन प्रोटीन्स, तो इसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन नहीं होती है, सिर्फ ट्यूब्यूलिन प्रोटीन होती है, ठीक है। तो फोर्थ वाला आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। सो अगला क्वेश्चन है सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। तो सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस किसकी मदद से होंगे? सेल प्लेट फॉर्मेशन से, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें थर्ड वाला। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ 64 डॉटर सेल्स। तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन का फॉर्मूला होता है n-1, ठीक है, और n की वैल्यू दे रखी है हमको क्वेश्चन में दैट इज 64, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब n की वैल्यू रखेंगे तो आएगा 64 - 1 दैट इज 63 माइटोटिक डिवीजन्स लगेंगे 64 डॉटर सेल्स को बनाने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तो इसका आंसर थर्ड है, ठीक है, 63। सो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फेज एट विच मोस्ट ऑर्गेनेली डुप्लीकेट्स। तो ये रहेगा जीवन फेज में, ठीक है, क्योंकि जो सभी ऑर्गेनेलीज हैं लगभग सारे ऑर्गेनिजम्स वो जीवन फेज में ही डुप्लीकेट करते हैं और जो नया ऑर्गेनेली बना है उसका जीवन स्टार्ट हो जाता है। तो आप जीवन से जो फेज़ है उससे आप याद रखें कि हाँ भाई जीवन फेज में ना क्या होता था कि जो नए ऑर्गेनेलीज बने हैं उनका जीवन स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। तो सेकंड वाला आपका इसमें करेक्ट रहेगा। सो अगला क्वेश्चन है इन एनिमल सेल साइटोकाइनेसिस इज अचीव्ड बाय। तो ये होगा फरो फॉर्मेशन से, तो आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें फर्स्ट वाला दैट इज फरो फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। देन अगला क्वेश्चन है द क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस कंटेन। तो क्रोमेटिन में क्या क्या होंगे? डीएनए होगा, आरएनए होगा, कुछ प्रोटीन्स होंगे, हिस्टोन प्रोटीन होंगे, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगे, है ना। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें फोर्थ वाला। नेक्स्ट है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल जेनेटिक मटेरियल बिकम्स डबल, यानी कि डीएनए कब डबल होता है? एस फेज में यानी सिंथेसिस फेज में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें सेकंड वाला।
अगला है द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड। तो दो एम फेज के बीच में जो फेज आता है उसको कहा जाता है इंटरफेज यानी कि प्रिपरेटरी फेज, ठीक है। और एम फेज में तो हो जाता है सेल का डिवीजन, ओके। तो करेक्ट आंसर है इसमें आपका फोर्थ वाला। अगला है द क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल इज। क्विसेंट स्टेज यानी कि इनएक्टिव स्टेज, जी नॉट फेज, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें फर्स्ट वाला, दैट इज इनएक्टिव स्टेट ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू सेल डिवीजन, यानी कि जो सेल है वो अगर जी नॉट फेज में चला गया तो वो सेल डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। फर्स्ट वाला इसमें आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंसेस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, दिस प्रोसेस स्टार्ट ड्यूरिंग। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टार्ट वर्ड, ठीक है। अगर यहाँ पर एंडिंग लिखी होती यहाँ पर यानी कि कंप्लीशन लिखा होता अगर, तो उसका आंसर अलग हो जाता है, ठीक है। फिलहाल अब इसको देखते हैं। तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है अगर वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है और इस प्रोसेस की स्टार्टिंग कब होगी, प्रोफेज में, ठीक है। और इसकी एंडिंग यानी कि इसका कंप्लीशन हो जाता है मेटाफेज में, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर है प्रोफेज। अगर यहाँ पर स्टार्ट वर्ड की जगह कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस होता तो इसका आंसर हो जाता मेटाफेज, ठीक है। तो इसका आंसर है फोर्थ वाला, दैट इज प्रोफेज। नेक्स्ट है मेटाफेजिक क्रोमोसोम इन माइटोटिक डिवीजन इज मेड अप ऑफ। तो जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम होता है, ठीक है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम कुछ इस प्रकार से दिखता है हमको, और इसमें है ये एक क्रोमेटिड और ये दूसरी क्रोमेटिड, ठीक है। ये क्या है, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा इसमें फर्स्ट वाला, दैट इज टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। नेक्स्ट है दी चूज द ऑड वन फॉर मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज के लिए जो पॉइंट्स बता रखे हैं उनमें से हमें ऑड वन चूज करना है। तो पहला है ईच क्रोमोसोम हैज़ टू क्रोमेटिड्स। तो एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होती है, ये सही है। नेक्स्ट है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू काइनेटोकोर्स। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर्स से अटैच होके तभी सारे क्रोमोसोम्स को एक इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन कर देते हैं, ठीक है। थर्ड बता रखा है स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर। तो स्प्लिटिंग जो होगी सेंट्रोमेयर की वो होती है एनाफेज में, ना कि मेटाफेज में, तो ये ऑड है। और फोर्थ बता रखा है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट इक्वेटर, तो ये भी सही है। सो इसका करेक्ट आंसर जाएगा थर्ड वाला क्योंकि यही ऑड है, ठीक है, क्योंकि स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर होगी एनाफेज में, ना कि मेटाफेज में। सो अगला क्वेश्चन है इन ऑल ऑफ द गिवन फेजेस अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल इज डबल बट द क्रोमोसोम नंबर इज सेम एक्सेप्ट। तो देखिए एक बार इसको समझने के लिए थोड़ा इसको इरेज कर देती हूँ मैं। तो देखो इंटरफेज है पहले, ठीक है। इंटरफेज में क्या होगा, प्रिपरेशन होगी सेल की। उसके बाद आ जाता है एम फेज यानी कि डिवीजन फेज। तो इंटरफेज में आते हैं G1 S G2। उसके बाद प्रोफेज में आते हैं, मतलब एम फेज में आते हैं प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, ठीक है। उसके बाद आएंगे एनाफेज, देन टीलोफेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे जो डीएनए है, जैसे ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए ऐसा का ऐसा ही है। एस फेज में आके ये हो जाता है डबल, ठीक है। अब ये डबल कब तक रहेगा, यहाँ पर भी डबल ही जाएगा, ठीक है। G2 में भी डबल जाएगा, प्रोफेज में भी डबल ही जाएगा, ये मेटाफेज में भी डबल जाएगा, और एनाफेज में आके ये हो जाता है सिंगल, ठीक है। और टीलोफेज में भी आके सिंगल हो जाता है। फिर टीलोफेज के बाद फिर से G1 फेज में चला जाएगा, ठीक है। तो डबल कहाँ कहाँ पर है, ये है एस फेज में, देन G2 में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, उसके बाद ये है सिंगल, ठीक है। और ये जो है ना G1 फेज, इसको कहा जाता है, G1 फेज को कहा जाता है पोस्ट माइटोटिक फेज, और जो G2 होता है उसको कहा जाता है प्री माइटोटिक फेज। और ऐसा क्यों कहा गया है, देखिए एम फेज जो है इसको ही कहा जाता है ना माइटोटिक फेज, मतलब यहाँ पर सेल का डिवीजन होगा, ठीक है। तो एम फेज के बाद आ रहा है ये G1 फेज। एम फेज के बाद मतलब कि पोस्ट, ठीक है। पोस्ट वर्ड हम कब लगाते हैं, बाद के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो माइटोटिक फेज के बाद अगर आ रहा है कोई फेज तो उसको बोलेंगे पोस्ट माइटोटिक फेज, ठीक है। और जो G2 है, G2 वाला फेज कब आ रहा है, एम फेज से पहले आ रहा है, तो इसको बोलेंगे प्री माइटोटिक फेज। जैसे प्री बोर्ड होता है ना, बोर्ड से पहले जो एग्जाम होगा उसको क्या बोलेंगे, प्री बोर्ड। तो वैसे ही माइटोटिक फेज से जो पहले वाला फेज होगा उसको क्या बोलेंगे, प्री माइटोटिक फेज। तो हमें इसमें क्वेश्चन में पूछ रखा है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल इज डबल बट क्रोमोसोम इज
सेम, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर इज सेम एक्सेप्ट, यानी कि हमको बताना है कि जो डीएनए है उसका अमाउंट सिंगल कब है, ना कि डबल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन में क्या है, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, यानी कि ये इसमें तो सिंगल हो गया ना G1 में, तो यही हमसे पूछ भी रखा है। तो करेक्ट आंसर जाएगा इसमें हमारे पास फर्स्ट वाला, दैट इज पोस्ट माइटोटिक गैप फेज में ही जो डीएनए है उसका अमाउंट डबल नहीं होता, ठीक है। समझ में आया आपको? इसमें एक्सेप्ट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमको ये बताना है कि कौन से ऐसे फेज में, वो कौन सा ऐसा फेज है जिसमें डीएनए का जो अमाउंट है वो डबल नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोसिस अकर्स इन, तो माइटोसिस किस में होंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स ऑफ प्लांट्स, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा आपका फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन है चूज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सेल ड्यूरिंग G0 स्टेज, तो पहला बता रखा है मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट, अगर कोई सेल G0 फेज में प्रेजेंट है तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स एंटर टू G2 फेज, अगर किसी सेल को G0 फेज से निकलकर डिवाइड होना है तो वो पहले कहाँ जाएगा, G1 फेज में जाएगा, उसके बाद S फेज में, फिर उसके बाद जाएगा G2 फेज में। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई G0 से निकला और सीधा डायरेक्ट जाके G2 फेज में चला गया, ठीक है, तो ये गलत है। थर्ड बता रखा है सेल्स में डिवाइड ओकेजनली टू रिप्लेस सेल्स लॉस्ट ड्यू टू इंजरी और डेथ, तो फर्स्ट और आपका थर्ड वाला सही है, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा फोर्थ वाला, दैट इज बोथ 1 and 3। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो पहला बता रखा है प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, तो डॉटर सेल्स का जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम टू सेम रहेगा उसके पेरेंट्स के साथ, ठीक है। सेकंड बता रखा है ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये भी सही है, ग्रोथ में भी हेल्प करता है माइटोसिस। थर्ड बता रखा है हीलिंग एंड रिपेयर, तो हीलिंग और रिपेयर, जैसे किसी को चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसमें माइटोसिस डिवीजन ही हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर इंजरी को हील करने के लिए। फोर्थ बता रखा है मल्टी न्यूक्लिएट सेल फॉर्मेशन, तो मल्टी न्यूक्लिएट सेल फॉर्मेशन में क्या होगा कि सेल एक ही रहेगा लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियस है, वो काफ़ी सारे होंगे, ठीक है। और माइटोसिस का ये फीचर होता है कि पहले होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद होगा सेल का डिवीजन, ठीक है, यानी कि सेल का डिवीजन होना मैंडेटरी है। लेकिन जो बता रखी है मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ना कि सेल, ठीक है, आपका ऑड इसमें हो जाएगा फोर्थ वाला। सो अगला क्वेश्चन है अ स्टेज ऑफ माइटोसिस इज शोन इन द डायग्राम, विच स्टेज इज इट एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक, तो ये जो डायग्राम हमें दे रखा है ये है मेटा फेज में एंटर होने वाला जो फेज है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हो गए हैं सारे क्रोमोसोम्स कॉम्पैक्ट और इनके जो काइनेटोकोर्स है उनके साथ स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो चुकी है, और स्पिंडल फाइबर सब क्या करेंगी, सभी क्रोमोसोम्स को इक्वेटर पे अलाइन कर देगी, ठीक है। तो ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, दैट इज स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका फोर्थ वाला। नेक्स्ट है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप इन, तो देखो एक क्वेश्चन और पहले आया था पहले वाला, उसमें क्या था, स्टार्टिंग बतानी थी उस प्रोसेस की, कंडेंसेशन की, ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग लिखा है तो उसका आंसर आएगा प्रोफेज, अगर एंडिंग लिखी है यानी कंप्लीशन लिखा है कंडेंसेशन का तो उसका आंसर आएगा मेटाफेज, और मेटाफेज में ही हम क्रोमोसोम्स को क्लियरली देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में, ठीक है, तो करेक्ट आंसर आएगा आपका इसमें फोर्थ वाला, दैट इज मेटाफेज। नेक्स्ट है फॉलोइंग आर दी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स फॉर टीलोफेज एक्सेप्ट, तो पहला बता रखा है न्यूक्लियोलस, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स एंड ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रीअपियर, तो ये सही है क्योंकि सारे ऑर्गेनेलीज रीअपियर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल्स अराउंड दी क्रोमैटिन क्लस्टर्स, तो जो क्रोमैटिन का गुच्छा है उसके आसपास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होने लग जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस की बाउंड्री जो है वो फिर से आ जाती है। थर्ड बता रखा है क्रोमैटिन क्लस्टर एट ऑपोजिट पोल्स, तो ये भी सही है। और फोर्थ बता रखा है क्रोमोसोम डीकंडेंस, तो ये तो सही है कि जो क्रोमोसोम है वो डीकंडेंस होके क्रोमैटिन बना देंगे एंड मेंटेन देयर इंडिविजुअलिटी, तो वो अपना अस्तित्व है क्रोमोसोम का इस पूरे शेप में, ऐसा होता है ना क्रोमोसोम, तो ये जो शेप है इसको ये खो देता है, ठीक है, अपने अस्तित्व को खो के वो बन जाता है क्रोमैटिन यानी एक गुच्छा बन जाता है,
ठीक है। तो अपनी इंडिविजुअलिटी को वो मेंटेन नहीं कर पाया, यानी कि यहाँ पर जो वर्ड लिखा है मेंटेन, इसकी जगह आना चाहिए था लूज। ठीक है, तो ये होगा आपका गलत, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, और बाकी जो भी हैं वो सारे सही है स्टेटमेंट वाइज। अगला क्वेश्चन है रिस्टोरेज ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो इज परफॉर्म्ड इन। तो जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का एक रेशियो है वो किस में मेंटेन रहता है, एम फेज में मेंटेन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर रहेगा इसमें थर्ड वाला, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन होगी तभी न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, तो उसके साथ साथ जो सेल है यानी साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग माइटोटिक एनाफेज। तो एनाफेज के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो ऐसे बीच में से टूट जाता है। ठीक है, अलग अलग साइड में चला जाता है। तो सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रोमेयर टूटेगा पहले। ठीक है, सेंट्रोमेयर टूट के जो क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो जाएंगी। आधी जो है, आधा पार्ट क्रोमोसोम का वो एक साइड जाएगा, आधा पार्ट दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, सेंट्रोमेयर स्प्लिट, यानी कि पहला आएगा बी। उसके बाद है क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होना। ठीक है, क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाएंगे। फिर होगा क्रोमेटिड्स मूव टू ऑपोजिट पोल। जो इस साइड की क्रोमेटिड है वो अपने वाले पोर्शन में जाएगी। ठीक है, अपने वाले पोल के साइड जाएगी, और जो दूसरी साइड का क्रोमेटिड है वो अपने पोल की तरफ जाएगी। ठीक है, अलग अलग पोल में चले जाते हैं आमने सामने वाले। तो इसमें आएगा बी, ए, उसके बाद सी, यानी कि फर्स्ट आंसर आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है अ टिपिकल डिप्लॉयड सेल ऑफ मेज रूट हैज़ 20 क्रोमोसोम्स। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन दिस सेल्स एट G1 एंड आफ्टर G2 फेज एंड आफ्टर M फेज रिस्पेक्टिवली। तो जो अमाउंट होता है DNA का, ठीक है, वो डबल होता है। अगर सिंथेसिस फेज में अगर कोई सेल जा रहा है तो उसका अमाउंट ऑफ DNA डबल होगा। ठीक है, ना कि क्रोमोसोम का नंबर। अगर पहले क्रोमोसोम का नंबर 16 है, 20 है, तो बाद में भी वो 16 या फिर 20 ही रहेगा। ठीक है, बदलेगा नहीं ऐसे भाई कि पहले तो था 20 उसके बाद जाके हो गया है वो 40, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई भी स्टेज हो, ठीक है, सब में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम रहता है। सिर्फ अमाउंट ऑफ DNA, जो DNA का अमाउंट है वो डबल और हाफ होता रहता है। ओके, तो इसमें सभी स्टेजेस में 20 ही क्रोमोसोम होंगे, यानी आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसमें 2, यानी 20 20 20। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाता है पूरा बॉटनी का सवाल कंप्लीट। ठीक है, बॉटनी का जो मॉक टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया आपका। और अगली क्लास में हम देखेंगे जूलॉजी का। ठीक है, और ये रही आपकी स्माइली, तो इसकी तरह आप मुस्कुराते रहिए और अपना रिवाइज करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।